अस्सलाम वालेकुम सर। व्यू नहीं हो रहा, ठीक है। फिर अगर मतलब हो गया आपको एडमिशन वगैरह का तो फिर हो गया होगा, और अदरवाइज जो है ना वो आपकी एमबीए बेटा वो मजहर साहब होंगे ऊपर वाले फ्लोर में, ऐसे इस कोने में, जैसे ये कोना ना, इस कोने उनसे कंफर्म वो आपको एग्जैक्ट बता। सर आपको आवाज आ रही है हमारी? स्टूडेंट्स की आवाज नहीं आ हेलो। रही मुझे। खैर मैं नया लिंक पता जनरेट नहीं करता सर, हूँ, एक आपकी तो मिनट, हमें आ रही है। या इसी को दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, अब सलाम आपको सर। आवाज आ रही है? जी अब आवाज आ रही है। हम लोग लास्ट थे किसके पास? आशिफ आशिफ मेरे जी अली। की साथ तरफ, हाशिर एहसन भी। अली। जी आशिफ। Sir, my name is Hashir Jayed and I'm from Chitral ठीक and है, I come from Roots, Wellington. That's it. ठीक हो गया। इसका मतलब आई कहूँ आपने किया, चित्राल से हो? Yes sir. खास चित्राल से या आगे पीछे से? सर आगे सर, एक घंटा आगे और। 1 घंटा और आगे, यस सर। सिंदूर की तरफ। यस सर, उस तरफ आगे। ठीक है, बुनी की तरफ सर, बुनी की तरफ। अच्छा ओके ओके, ठीक यस है। सर। एहसन अली जी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वाह। एहसन है। मैं रावलपिंडी से हूँ। जी ठीक जी। है। और मैंने आई.कॉम किया है 6 रोड D9 कैंपस पंजाब कॉलेज से। आईकॉन ठीक हो गया जी। अतिया सजाद साजिद। Sir, I'm Athiya Sajid from Rawalpindi. I have done. I come from Chenab Group of College, Rawalpindi. चिनाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, ठीक है। साकिब खान, अच्छा साकिब का तो हो गया, ठीक है। उसैदुर रहमान, उसैदुर रहमान ही है ना? जी हो उसैदुर गया है रहमान। सर। हो गया है हो सर, गया, पहले बताया था। ठीक है। मोहम्मद उसामा मैयर। सर हो गया है मेरा। अच्छा आपका भी हो गया उसामा। एहसन अली का भी हो गया, आगे पीछे हो गया ना जी शायद हो ये। गया। असद मलिक, एहसन नहीं, अदनान अली, अदनान अली गायब हो गया। असद मलिक। सर ये कह रहा है, इसका मैसेज ऐसे कह रहा है, आवाज़ नहीं आ रही सर की मुझे। बहुत अच्छी बात। बहुत अच्छी बात। असद मलिक। असद मलिक। जवाद मुगल। जवाद मुगल। वकास अली। Assalamualaikum. वालेकुम Waqas सलाम। Ali from Rawalpindi. जी I'm Rawalpindi. I sir FSC pre-engineering में JLM से in 2010 में complete की। जेएलएम से प्री इंजीनियरिंग कब की थी? 2010। 2010। Yes sir. अच्छा तो इतनी लेट 10 साल क्या किया फिर बीच में जो आपका गैप आया? Sir I'm doing job with Ministry of Defence. अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आप फिर बीएससी करना, क्या क्या पोजीशन पे जॉब कर रहे हो? Assistant manager. असिस्टेंट मैनेजर। तो अब बीएससी दोबारा करने लगे, हाँ? जी जी सर। ठीक है। तो अकाउंटिंग पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, Yes sir. तो कैसी लगी? सर बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। साकिब जी, साकिब। अच्छा चलो इसको भी नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आप लोगों में से ज्यादातर को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर, और ये यस आ आ रही रही है है सर। सर, आ रही है सर। बस बेहतरीन हो गया। अच्छा अब बात करते हैं, हम लोग वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट अकाउंटिंग की तरफ। यार जिन्होंने आईकॉम किया हुआ है, आई नो दैट
उन लोगों ने जो आईकॉम में बुक पढ़ी होगी वो पढ़ी होगी एम.ए. गनी या सुहेल असल साहब की, ठीक है। यही दो बुक्स पढ़ाई जाती है ज़्यादातर। अनफॉर्चुनेटली मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी एजुकेशन वो फॉल्स एजुकेशन, रॉन्ग एजुकेशन थी। अनफॉर्चुनेटली आईकॉम में ये जो बुक्स दोनों पढ़ाई जाती हैं ये सिर्फ और सिर्फ इतने लेवल तक होती हैं कि बस गुजारा करें, बस गुजारा भी ना करें, पुरानी है, अपडेट नहीं किया इनको, तो प्रॉब्लमेटिक है। मेरे पास BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बी था लास्ट टाइम, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 1B, तो उनको तो थोड़ा सा मैंने रगड़ा दे लिया था, ठीक है, उनको थोड़ा सा मैंने रगड़ा दे दिया था पिछली दफ़ा, ताकि उन्हें स्टैंडर्ड की चीज़ें पढ़ा सकूं। अगेन वही बात है, ऑनलाइन पेपर हुए हैं, नहीं हुए, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, ठीक है। कैसे पास किए आप लोगों ने, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर। एक्चुअली आजकल जो दौर है, जहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, बाकी तो चला देख लेंगे। आजकल जो दौर है वो है, एक मिनट सर मुझे एक फाइल ओपन कर लेने दो अपनी, शेयर कर लेने दो, स्क्रीन शेयर कर लेने दो। ये हर क्लास में मैं एक्चुअली बच्चों को ये बताता हूँ कि इस तरह लिखता हूँ, और ये मेरे अपने 3 वर्ड्स, एब्रीविएशन ये मेरा अपना नहीं था, हम लोग किसी ट्रेनिंग में थे तो वहाँ पे एक ट्रेनर ने ये यूज़ किए ये 3 वर्ड्स, जो उसने ये जो अल्फ़ाबेट्स है तीनों वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ किए, लेकिन एट दैट टाइम आई थॉट कि आई विल बी टीचिंग दीज 3 इन माई क्लास। KSA, अच्छा याद रखने के लिए KSA के कैसे याद रहेगा, मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता होता हूँ, पूछता होता हूँ कि KSA से एक कंट्री बनता है, कौन मुझे बताएगा कौन सा कंट्री बनता है? कुवैत। कुवैत सर नहीं सऊदी है। अरब। जी सर सऊदी अरब। जी, किंगडम ऑफ, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर, हो रही Yes, है। sir. ऑफ सऊदी अरेबिया, लेकिन ये लिख के मैंने बिठा इसलिए दिया, वैसे तो KSA जो कंट्री बनता है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया है, लेकिन हमारे पास जो ये KSA है ये 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। वो 3 वर्ड्स कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास K जो है दैट स्टैंड्स फॉर नॉलेज। टिल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, टिल ओवरऑल, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है, टिल 2000 तक, यहाँ आगे पीछे, ये दिस इज अगेन माय ओपिनियन, दिस इज नॉट रिसर्च, कोई कहीं पब्लिश बात नहीं है। 2000 तक, और 2000 तक तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर आप लोगों में से अभी पैदा भी नहीं हुए होंगे। टिल 2000 जो ज़्यादातर जोर था दुनिया पूरी का, वो नॉलेज गेन करने की तरफ था, कि अभी भी है, अभी भी है, लेकिन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली, ठीक है। वाई ग्लोबली, इसका भी मैं आंसर करूंगा आपको। तो जो ज्यादा जोर दिया जाता था वो दिया जाता था नॉलेज गेन की तरफ, कि नॉलेज गेन करो, नॉलेज गेन करो, टिल 2000। फिर 2000 के बाद देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ? देयर इज अ शिफ्ट इन द सिचुएशंस, अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबली। लोगों ने स्किल्स सीखना शुरू कर दिए, ठीक है, सॉरी, एस फॉर स्किल्स। नॉलेज तो सीखना ही सीखना था, लेकिन नॉलेज के साथ स्किल्स भी सीखना शुरू कर दी, और स्किल्स भी आना शुरू हो गए लोगों के पास, ठीक है, ग्लोबली, नॉट पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम लोग अभी तक अटके हुए हैं नॉलेज तक। अब ज़रूरत समझने की ये है, स्पेसिफिकली ये जो आपके स्पेसिफिक ये है कोर्सेज हैं, जैसे कि अकाउंटिंग का कोर्स है, जैसे कि फाइनेंस का कोर्सेज होगा, इसमें नॉलेज की अगर बात करें तो नॉलेज इज इन योर हैंड। आपके मोबाइल फोन्स हैं, आप लोगों ने पहला सेमेस्टर ऑनलाइन दिया है, आपने मिड टर्म भी दिया, आपने फाइनल टर्म भी दिया है। यू टेल योर सेल्फ, अब अपने आप से पूछो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट मेजॉरिटी, अब अपने आप से पूछो, आपके पास रिक्वायर्ड नॉलेज था जितने आपके नंबर आए और आपने पास कर लिया? तो उसका आंसर है नहीं, ठीक है। आपने चीटिंग की, आपने इधर उधर से देखा, जो भी किया, लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं था, लेकिन स्टिल भी यू पास्ड द कोर्स एंड यू आर इन नाउ सेकंड कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज अगर होगा या नहीं होगा
गुजारा चल जाएगा। ठीक है, गुजारा चल जाएगा। कैसे गुजारा चल जाएगा? नॉलेज अब खोपड़ी में, जो पुराना होता था ना, वो ये 2000 तक या 2000 से पहले सिलसिला कारी होता था। स्टूडेंट की खोपड़ी उठाई, उसके अंदर किताबें ठूसी, खोपड़ी बंद की, चलो ये बच्चा ग्रेजुएट हो गया। और इट वर्क। यू आस्क, आप बैंक्स में जाएं, आप गवर्नमेंट इदारों में जाएं, जो पुराने बाबे बैठे हुए हैं उनसे देखें तो दे हैव जस्ट डन शायद बीकॉम, बैचलर्स, एफए, इस तरह किया हुआ है उन लोगों ने, बट दे आर वर्किंग। अच्छा, अब कई लोग कहते हैं भाई वो काम तो कर रहे हैं ना, उन्हें काम आता है, सीख लिया। नहीं, वो भी गलत है। वो इसलिए कि प्रॉपर उनके पास जब नॉलेज नहीं था, काम तो सीख लिया, तो बस वो काम कर रहे हैं। ठीक है, बस वो काम कर रहे हैं, उनका काम चल रहा है, दैट्स इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, सडनली मैं एक थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन दे रहा हूँ अपना यहाँ पे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक इंजीनियर और एक मैकेनिक। मैकेनिक भी वही काम करता है, इंजीनियर भी वही काम करता है, लेकिन आपकी गाड़ी के इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाए ना, तो मैकेनिक के पास जाओ तो उसे समझ ना आ रही हो तो वो एक खोलेगा, दूसरा खोलेगा, तीसरा खोलेगा, चीज खोलेगा, चौथी खोलेगा, 5वीं 10वीं 12वीं खोल के अल्टीमेटली वो फाइंड आउट कर लेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में उसने क्या किया? उसने आपका टाइम भी ज़ाया किया, उसने चीज़ें भी खोली कि उसे एग्जैक्टली पता नहीं था। काम आता था उसे, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं था किस चीज़ को खोल के मुझे ये चीज़ सॉल्व कर लूँगा। और अगर यहीं पे अगर मैकेनिकल इंजीनियर होता तो उसको एग्जैक्टली वो कंप्यूटर शम्प्यूटर लगा के पता कर लेता प्रॉब्लम कहाँ पे, और डायरेक्टली उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता। ठीक है, तो ये बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि सिर्फ नॉलेज से अब काम नहीं चलता। अब दौर है नॉलेज मैनेजमेंट का, नॉलेज गेनिंग का नहीं, क्योंकि आपके यू हैव द नॉलेज ऑन योर पाम्स, आपके मोबाइल फोन में नॉलेज है, रट्टा भूल जाओ। अब नॉलेज से स्किल कैसे आएगा? नॉलेज से स्किल आएगा जब अपने नॉलेज, जो आपने है नॉलेज, उसको अप्लाई करके सीखोगे। इसकी बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। हमारे बच्चे अक्सर कहते हैं भाई टीचर ने क्वेश्चन नहीं करवाया ये क्लास में, ठीक है, ये टीचर ने क्वेश्चन नहीं कराया और पेपर में पूछ लिया। भाई जितने भी न्यूमेरिकल जो अकाउंटिंग में होते हैं, क्योंकि अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं अकाउंटिंग में, उनकी बेस पे कोई ना कोई थ्योरी होती है। तो अगर टीचर ने आपको थ्योरी पढ़ा दी, इसका मतलब उसने आपको नॉलेज दे दिया है, उस नॉलेज को आपने अप्लाई करना है और स्किल बनाना है। हाँ, उसकी प्रैक्टिस वो जरूर करवाएगा क्लास में, बट इट इज इम्पॉसिबल कि वो आपको 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराए और एक क्वेश्चन उठाए जिसमें सिर्फ फिगर्स बदल के आपको दे दे और आप बड़े खुश होकर कर दो। सॉरी टू से, दैट इज नॉट नॉलेज, दैट इज पैथेटिक नॉलेज। स्किल्स आपने डेवलप नहीं की है। आजकल का जो दौर है वो स्किल्स को रिक्वायर करता है, स्किल्स नीडेड। अच्छा, स्किल्स जब आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर आपके पास जो लास्ट में ए है, दैट इज एटीट्यूड। You will get attitude of that thing. When you have knowledge, when you have skills, so ultimately you start acting like you are that thing. ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब यहाँ से मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माय नेम इज असद याकूब। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। Yes, sir. माय नेम इज असद याकूब और मेरा कोई 11 साल का टीचिंग का और इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। ठीक है, आप लोगों ने तो बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अभी शुरू की है, यू आर इन द सेकंड सेमेस्टर। आई कंप्लीटेड माय बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वे बैक इन 2008। 2018 में किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लो। यदि किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लो। ठीक है, अच्छा, सो 2008 में आई कंप्लीटेड माय बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स। आफ्टरवर्ड्स 2009 में आई कंप्लीटेड माय एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस एंड आई स्टार्ट टीचिंग। ठीक है, मैं पढ़ाना स्टार्ट हो गया। उसके दरमियान का एक पीरियड था 6 महीने का, जो एक ड्राई पीरियड था। आई टेल यू व्हाई आई चोज टीचिंग फील्ड एंड व्हाई it happened कि बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस करने के बाद मैं टीचिंग लाइन में क्यों आ गया, वो विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन आफ्टरवर्ड्स। जो मुझे पहली क्लास मेरी मिली थी, दे वर सीए इंटर स्टूडेंट्स। सीए इंटर और एसीसीए मिक्स था वहाँ पे। आई यूज्ड टू टीच देम। अच्छा, उसके बाद आई स्टार्टेड इन 2010 आई स्टार्टेड जो टीचिंग है, और टीचिंग मैंने एसीसीए को पढ़ाने से ही स्टार्ट की, एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स।
और पाकिस्तान के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनको। अच्छा, विद द पैसेज ऑफ टाइम 2011 आया, 2012 आया, तो स्टूडेंट्स यूज्ड टू आस्क मी, बिकॉज ACCA के स्टूडेंट्स होते थे। 2011 में आई वेंट टू UAE में जाके भी टीचिंग की मैंने 6 साल। So that's why I was telling you globally. I've been teaching in UAE, I've been teaching in UK, I've been teaching in Saudi Arabia as well. तो ये 3 कंट्रीज का मुझे पर्सनली एक्सपीरियंस है, एंड मल्टीपल नेशनलिटीज का। Yeah, because I have been teaching to multiple nationalities: Indian, Bangladeshi, Arabic, Moroccan, Russian, American, lots of nationalities. Okay, Germans, so these are Chinese. Lots of experience of having like multicultural जो है वो experience. अच्छा, they used to ask me 12 तक 13 तक, they used to ask me, sir, you only have done BSc Accounting and Finance and MBA, so how can you teach us? We are ACCA students, we are CA students, we are CPA students, so how can you teach us? मैं उन्हें एक ही आंसर करता था, मैं उन्हें ये आंसर करता था कि आपके ACCA में तो 14 पेपर है, तब 14 होते थे, अब 13 हो गए हुए हैं, या जो CA है उसमें 5 मॉड्यूल है, या ICAEW है उसमें 18 पेपर है, या सीमा है उसमें भी 18 पेपर है, सॉरी ICAEW के 20 पेपर है, या सीमा है उसमें भी 18 पेपर है। तो मैंने तो BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हाली 42 पेपर्स पढ़े हुए हैं, और उसमें MBA में 12 पेपर पढ़े हुए हैं। तो हाउ यू कैन कंपेयर मी विद यू पीपल? ठीक है, व्हाट वाज दैट? दैट वाज दिस थिंग, बिकॉज आई हैड नॉलेज, आई हैड स्किल्स, सो ऑटोमेटिकली आई हैड एटीट्यूड, एंड आज तक दिस इज माय हिस्ट्री। 2021 तक अप्लाई बहुत सारी जगहों पे मैंने किया है, लेकिन जिस जगह पे मुझे इंटरव्यू टेबल पे बुला लिया गया है, वहां से मुझे जॉब ऑफर हुई है, जॉब रिजेक्ट नहीं की गई इंटरव्यू टेबल से। ठीक है, व्हाई? बिकॉज ऑफ दीज 3 थिंग्स। इफ यू हैव दीज 3 थिंग्स, इंशाल्लाह इट विल वर्क। और फॉर दैट वन यू हैव टू, आपको अपने माइंड से जो आपका रॉन्ग नंबर है ना, वो निकालना पड़ेगा अंदर से, कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है ना, इसमें कुछ समझ नहीं आती। ये रॉन्ग नंबर फिट, वो है ना, कौन सी मूवी थी, PK मूवी थी, उसमें वो कहता था ये रॉन्ग नंबर फिट किया हुआ है। तो ये रॉन्ग नंबर आपको अंदर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये रॉन्ग नंबर अपने माइंड से बाहर निकालोगे तो फिर जो है वो कुछ बनेगा, पहली बात। अच्छा, अब चलते हैं दूसरा। फिर उसके बाद 2013 में डिमांड की गई मेरी, जहाँ मैं काम कर रहा था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ACCA इन स्काईलाइन यूनिवर्सिटी। तो वहाँ उन्होंने डिमांड किया, नो यू शुड हैविंग सम, आपके पास कुछ और एजुकेशन होनी चाहिए। तो आई डिड ACCA पूरा नहीं था कर सका, आई डिड CPA सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आई डिड ACCA क्यों नहीं था पूरा कर सका? क्योंकि आई स्टार्टेड ACCA इन 2016 और 17 में मैं पाकिस्तान आ गया था। फिर पाकिस्तान जब आया तो मैंने MPhil स्टार्ट कर दिया, लीडिंग टुवर्ड्स PhD। वो कंप्लीट हुआ तो फिर अभी टाइम नहीं मिला ACCA की तरफ जाने का। तो आई एम, अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटिंग की बात करें तो आई एम FCPA, फेलो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। आई एम ACMA, एसोसिएट सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आई एम AFA, एसोसिएट फाइनेंशियल अकाउंटेंट फ्रॉम IFA UK। आई एम मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स। ठीक है, और ACCA का भी मेंबर हूँ, जो कि अभी मेरे 3 पेपर बस रह गए हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे तो ACCA भी मिल जाएगा, और ACCA के साथ UAE की चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी मिल जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप लोगों से तो मैंने सुन लिया है क्या है, अब आते हैं अपने कोर्स की तरफ। ठीक है, कोर्स आउटलाइन तो चलो मैं आप लोगों को भेज ही दूंगा। कोर्स की तरफ आते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया मैं दे दूं कि कोर्स में बेसिकली हम लोग आपकी कोशिश कर रहे हैं, जो BSc अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स है, स्पेशली जब आप BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कंप्लीट करो तो आपको यू गेट exemptions of 9 papers from ACCA। It looks fine, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। और बाकी कितने रह जाएंगे? रिमेनिंग 4 papers of ACCA you have to do: claim status,
ऑफ, या स्टेटस नहीं, डेजिग्नेशन में लिखूंगा, डेजिग्नेशन इज मोर करेक्ट वर्ड ओवर हियर, द डेजिग्नेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंट। सीम्स नाइस, अच्छा लग रहा है सुन के पढ़ के, वो तो नहीं गए? यस सर। अच्छा लग रहा है सर। क्या हुआ? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, लेकिन बेटा मसला ये है कि मेहनत ये करनी जो, पड़ेगी। हाँ एग्जैक्टली, कहाँ पे करनी पड़ेगी? ये जो 9 पेपर की एग्जाम्पशंस मिलनी है ना, इसके लिए पहले तो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। मैं मेहनत ये कर रहा हूँ कि आप लोगों की कोर्स आउटलाइन चेंज हो रही है। इस सेमेस्टर में तो नहीं वो चेंज आया, अगले सेमेस्टर में वो फुली चेंज आ जाएगा, ठीक है? अब हो क्या रहा है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता दूं। एसीसीए में जो 9 पेपर्स हैं जो जिनकी एग्जाम्पशन मिलनी है, exempted 9 पेपर्स, अच्छा exempted 9 पेपर्स जो होंगे वो होंगे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 और F9। अब इसमें जो हमारा अकाउंटिंग का काम है, बाकी तो छोड़ो, जो अकाउंटिंग है वो F3 में कवर होती है, जिसे वो कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और ये है FA के नाम से। और दूसरी अकाउंटिंग कवर होती है F7 में जाके, जिसे वो कहते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसे वो कहते हैं FR। तो अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपके जो, आपने पूरी स्ट्रीम में 4 अकाउंटिंग्स पढ़नी है पूरे बीएससी में, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आपने पढ़ ली, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं अभी, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग नेक्स्ट सेमेस्टर में होगी, और उसके बाद FR होगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये 4 आपके जो कोर्सेज हैं, उन 4 कोर्सेज में अल्टीमेटली ये जो 2 कोर्सेज हैं ये समा जाए। कोर्स आउटलाइंस ऐसी बना रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि बनानी पड़ेंगी। अब वो कोर्स आउटलाइन बनानी पड़ेंगी, उसके लिए आपको जाहिर सी बात है ये 2 पेपर्स आते होने चाहिए। तो फिर इसके ऊपर जो 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 एग्जाम पेपर नहीं होंगे जो आपको करने पड़ेंगे, पेपर्स, 4 पेपर्स which you have to complete, में जो इनसे रिलेटेड है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, वो है SBR, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। अब मसला ये है, जब ये एक पेपर है, ठीक है, 4 पेपर्स विच यू हैव टू कंप्लीट, वन ऑफ देम, यहाँ पे लिखता हूँ, वन ऑफ देम इज ये है, वन ऑफ देम इज ये स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग है। अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग आप सिर्फ तभी कर सकोगे जब आपको ये 2 पेपर्स आते होंगे, और ये 2 पेपर कब कर सकोगे, जब आपने ये 2 पेपर अपने बीएससी में पढ़े होंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना है, और ये ज़हन से पहले फुर्सत में निकाल लेना है कि ऑनलाइन क्लासेस में समझ नहीं आती, समझाने वाला मैं हूँ, मेहनत आप लोगों ने करनी है, ठीक है। जितनी मेहनत मारोगे उतना यू विल गेट इट, जितनी मेहनत कम करोगे उतना अल्टीमेटली फिर आपको नहीं चाहिए। तो ना सही, हम तो अपनी तरफ से मेहनत करते ही हैं, आपको नहीं चाहिए, आपने बस गो थ्रू करना है तो गो थ्रू करो, क्या हो सकता है, सिर्फ पेपर पास करना है तो फिर क्या कर सकते हैं। गॉट इट? ये तो था सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन सा कि करना क्या है। लेट मी ओपन योर कोर्स आउटलाइन एज वेल, इसको हम लोग डिस्कस कर ले। इफ आई गेट कोर्स आउटलाइन ओवर हियर, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती तो फिर भी देख लेंगे इसको। सर आपको टूर का शौक है? मुझे टूर का शौक बहुत ज़्यादा है। अब तो मैंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान ही फिर लिया बाइक्स पे, पीछे रह कोई नहीं मेरे गया। भाई की तरह। ठीक है, वेरी गुड।
आपकी कोर्स आउटलाइन ऊपर। अच्छा, एक और चीज, पता नहीं आप लोगों को आइडिया पता लगी है कि नहीं, आपका असेसमेंट जो क्राइटेरिया ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है, असेसमेंट क्राइटेरिया क्या चेंज हो चुका है वो भी मैं यहाँ पे लिख दूं। अब आपका जो मिड हुआ करेगा, मिड टर्म, पता लगा आप लोगों को, नहीं पता लगा? यस सर, पता लग गया था। पता लग गया। मिड टर्म आपका जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। आपका जो फाइनल टर्म होगा वो होगा 40 मार्क्स का। और जो आपके इंटरनल मार्क होंगे जो कि मेरे पास हैं, मैं डरा नहीं रहा, ठीक है, सिर्फ बता रहा हूँ, वो 35 मार्क्स होंगे। और इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, वो है आपका फाइनल एक प्रोजेक्ट होगा, वो होगा 20 मार्क्स का। इस फाइनल प्रोजेक्ट में आपके क्लास पार्टिसिपेशन के नंबर भी ऐड होंगे, तो इट ऑल रेस्ट विद यू। ठीक है, असाइनमेंट के होंगे 10 मार्क्स और जो है क्विज़ेस के होंगे 5 मार्क्स। ये आपके टोटल 100 मार्क्स बन जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं जी कोर्स आउटलाइन की तरफ। मेरे पास निकल आई होगी कोर्स आउटलाइन। सो सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 2, यार ये मैं फिर एक दफ़ा देख लूँ, मेरा ख्याल है ये आपकी ये वाली कोर्स आउटलाइन नहीं है शायद। लेट मी चेक इट। मैं एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ उनसे, जो है इरफान साहब से, वो फिर मैं कर लूँगा। बहरहाल जो मिड टर्म से पहले है वो तो हमारा वही होगा। अल्टीमेटली हम लोगों ने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ लेके चलने हैं, ठीक है, उसको देखना है वो क्या है, वो कर लेंगे। आज जो इंट्रोडक्टरी सेशन है उसमें मैंने क्या करना है, उसमें मैंने आप लोगों का जो प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा है उसको थोड़ा सा कवर करना है, ठीक है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में जो आप लोगों को पढ़ के आना चाहिए था वो कंप्लीट करना है। वो इस दफ़ा हम लोग आज वो कर देंगे। ये जो आप लोगों की ए सेक्शन था उसको मैंने यही पढ़ाया था, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग तो पढ़ा है आप लोग मुझे ये बताएंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है। कौन बताएगा मुझे? Sir, accounting is the art of recording, classifying and और प्रॉपर मैनर में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने को कहते हैं। क्या किसको क्या करते हैं, दोबारा बोलो। Interpreting and analyzing. स्टार्टिंग से आपने बोला अकाउंटिंग इज the art of recording. इज आर्ट। Art of पहले तो ये recording. जो सुनो ठहर जाओ, ये जो आर्ट है ना, इस लफ्ज को डिलीट कर दो अपने दिमाग में से, ठीक है। अब चूंकि हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल लेवल की अकाउंटिंग, जो प्रॉपर अकाउंटिंग है, हम लोग सुहेल अफजल की अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, तो ये आर्ट और साइंस, ये फिलॉसफी वाली बातें छोड़ दो, ठीक है। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। ये प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। ये जो मैंने पिछला सेमेस्टर पढ़ाया आपके BS1 वालों को, BS1A B को, उनको भी प्रॉब्लम रही थी। वो कहते नहीं सर हमने ऐसे पढ़ा है तो ये है। तो मैंने कहा यार, एक उन्हें कोट बताया था मैंने कि टू लर्न यू हैव टू अनलर्न द प्रीवियस थिंग्स। अनलर्न का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भुला दो, अनलर्न का मतलब ये है कि पहले बताओ कि हमें कुछ नहीं आता। यू हैव टू टेल योरसेल्फ दैट वी नीड टू लर्न, देन यू विल लर्न। अगर आप अपने आप को कहोगे नहीं जी हम तो कामिल है, हमें सब कुछ आता है, फिर आएगा कुछ नहीं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस, पहला आ गया। अब बताओ जी, प्रोसेस ऑफ व्हाट?
of classifying, interpreting, सीधा ही क्लासिफाइंग से पहले क्या होता है? Recording. Recording. रिकॉर्डिंग से पहले क्या होता है? analyze, एनालाइजिंग। वेरी गुड। एनालाइज कैसे करते हैं? देखते हैं क्या है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, नुकसान है, फायदा है। नहीं, वो तो नुकसान और फायदा तो पता ही नहीं लगता यहाँ से, और डेबिट क्रेडिट तो रिकॉर्डिंग के वक्त देखते हैं। तो एनालाइजिंग में क्या करना है? एनालाइजिंग का मतलब देखना ही होता है ना सर। नहीं, देखना वो तो लुकिंग होता है, वो तो वॉचिंग होता है। सर नेचर महसूस करना, की होती है। वो फीलिंग होता है, महसूस करना। इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन, understand करना, analyze. इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना। यस सर। हाँ, वो गैदरिंग इंफॉर्मेशन होता है। एक्सप्लेन करना सर। एक्सप्लेन करना, तो एक्सप्लेन करना और एनालाइज करना आप खुद ही दो वर्ड बोल रहे हो। मैं उसका मतलब नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ अकाउंटिंग में जो प्रोसेस में आता है एनालाइजिंग, क्या एनालाइज करते हैं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। सर जो भी एक्शन हो रहा होता है एक्शन, यस, यू आर नियर टू इट, यू आर नियर टू इट। तो मैं इसको कहता हूँ देयर आर लॉट्स ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस जब जिसकी रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। सो दे आर, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना। यस, देयर आर मेनी इवेंट्स इन, अब जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, इन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, we have to analyze which events are transaction and which events are non-transaction। हम लोगों ने क्या एनालाइज करना होता है? हम लोगों ने एनालाइज करना होता है कि वो कौन से इवेंट्स हैं जो ट्रांजैक्शन हैं और कौन से इवेंट्स हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है, अकाउंटिंग नॉन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करती। अब जब कर लिया, हमें पता लग गया कौन सा ट्रांजैक्शन है, कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दूसरा स्टेप हमारे पास आ गया, रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने क्या करना है जी? रिकॉर्डिंग में हम लोगों ने, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं आप, कौन मुझे बताएगा? सर जो रजिस्टर वगैरह पर लिखते हैं, खाते वगैरह। नहीं, खाते लिखते हैं, लेकिन देखो अगेन, अब यही बात है, आप लोग माशाल्लाह फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, आप कोई छोटी मोटी जॉब के लिए जाते हो, कोई आपसे पूछा रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो ये बताओगे उसे? वो जो खाते लिखते हैं, वो जो रजिस्टर पे लिखते हैं, ये बताओगे? सर जो भी चीज बिजनेस में इन या आउट हो रही है वो रिकॉर्ड करते हैं। जो भी चीज, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो ट्रांजैक्शन ना हो, जिसका लिंक पैसे ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शन, ये तो मॉनेटरी इवेंट। एग्जैक्टली, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि मॉनेटरी इवेंट को रिकॉर्ड करना है। अब तो ये पूछ रहा हूँ कैसे रिकॉर्ड करते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। जब डेबिट और क्रेडिट होते हैं वो, यस, वो डेबिट और क्रेडिट कहाँ पे करते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे करते हैं? जर्नल में करते हैं। तो हम लोग जर्नल एंट्री पास करके डेबिट क्रेडिट करते हैं। अच्छा, डेबिट और क्रेडिट के लिए रूल क्या होता है? हाँ जी, कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, और कब कब होती है? जो आ रही है वो डेबिट, जो जा रही है वो क्रेडिट। वेरी गुड। आपने जो है ये जो आ रही है और जो जा रही है, इस कॉन्सेप्ट को अब अपने ज़हन से ला देना है, क्योंकि जब आप आगे एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे,
आप फर्दर जाएंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, जो जा रही है और आ रही वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे जा आ रही वाले को कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो मैं पहली बात मैं बता दूं कि मैं इसीलिए अभी अकाउंटिंग की डेफिनेशन से मैंने चीजें स्टार्ट की हैं, ताकि मैं आप लोगों की सफ़े दुरुस्त करा सकूं, ठीक है। आप लोगों की सफ़े दुरुस्त हो सके, हम लोग राइट डायरेक्शन पे फिर चल सकें। तो पहली तो बात है, रिकॉर्डिंग जो है वो जर्नल एंट्री से होती है डेबिट क्रेडिट के थ्रू, और दूसरी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दूसरा हम लोग छोटे बिजनेस के लिए, बड़े जो छोटे बिजनेस हो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन भी यूज करते हैं टू रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये मैंने स्टेरिक जो इधर डाला वो इसलिए डाला कि इस स्टेरिक को पहले हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो जा रही है ये ऐसे ही पढ़ाते हैं, मैं आप लोगों की गलती नहीं निकाल रहा, ठीक है, ऐसे ही पढ़ाते हैं। लेकिन अगेन दिस इज द रिवीजन कोर्स, ये जो आज की लेक्चर है ये रिवीजन है पिछले पूरे प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग की, तो दैट्स व्हाई आई एम करेक्टिंग यू पीपल, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। मैं अगेन आई एम नॉट, आई डिडंट मीन कि मैं आप लोगों को रॉन्ग प्रूव करूं, मेरा ये मकसद नहीं है। लेकिन जब तक कोई ना कोई आके ठीक नहीं बताएगा तो हम लोग ठीक कैसे होंगे, ठीक है। सो सिर्फ फॉर दैट रीजन, जी सिर्फ फॉर दैट रीजन, देखो हमारे लिए बड़ा आसान होता है जो हम लोगों ने सीखा हो, जो मैंने खुद सोहेल अफजल की बुक पढ़ी है, मैंने खुद एम ए गनी की बुक पढ़ी हुई है, हम लोगों के लिए बड़ा इजी होता है जो पढ़ी हुई है, जो पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा दे। नहीं, मेरी कोशिश होती है जो नया अपडेट हो रही है, जो चीजें नहीं आ रही हैं उनको पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के लिए जो जब उन्होंने जॉब पे जाए, देखो आज आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के सेकंड सेमेस्टर में हो, यानी पहले साल में, आपको 3 साल और लगने हैं, यानी 3 साल बाद आपने जाके मार्केट में प्रैक्टिस करनी है। तो हम लोग अगर आपको 2000 की चीजें पढ़ा रहे हैं तो 2023 में या 2024 में जाके आप क्या वहां पे अप्लाई करोगे, चीजें चेंज हो चुकी होंगी, ठीक है। So let me make over here the table, जो डेबिट क्रेडिट होता है वो क्या होता है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने बस इसको याद रखना है, ठीक है। व्हाट कम्स गोज आउट, व्हाट कम्स इन, किसी ना किसी जगह पे वो काम कर जाता है, बट इट्स नॉट फुली फंक्शनल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इधर लिख देते हैं इंक्रीज, व्हाट गोज आउट को हम लोग कर देते हैं इंक्रीज, और व्हाट कम्स इन को हम लोग कर देते हैं, या व्हाटएवर जो भी है डिक्रीज, या गोज आउट को डिक्रीज, और इस तरह कुछ कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे खुद ये कॉन्सेप्ट को जब हम लोग जाएं आगे फर्दर अकाउंटिंग में जाते हैं ना, तो बड़ी सारी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें ना आ रही होती है ना जा रही होती है, ठीक है। तो स्टिल डेबिट क्रेडिट हो रहा था, यानी फिर अकाउंटिंग गलत है, यानी डेबिट क्रेडिट गलत है, जैसे आपने याद किया था, तो इसलिए फिर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पहला एसेट, एसेट्स। अच्छा, इन एसेट्स को हम लोग, ये जो ये लाइन होगी इसको हम लोग कहते हैं क्या, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। पहले आ गया एसेट, तो एसेट जो है जब भी एसेट्स में इंक्रीज, अच्छा यहां पे मैं एक और काम करूं, ट्रायल बैलेंस पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने? यस सर, ठीक है। अब मैंने लिख दिया बैलेंस, पी अकाउंट भी पढ़ा होगा, लाजमी बात है। नहीं ये नहीं पढ़ा सर, ट्रायल बैलेंस खाली पढ़ा था। यार टी अकाउंट कैसे नहीं पढ़ा? टी अकाउंट बनाओगे तो ट्रायल बैलेंस बनेगा ना। सर बनाया हुआ है लेजर। हाँ लेजर बनाया, ठीक है। तो एसेट जो है, एसेट जब भी इंक्रीज होता है, जब भी एसेट इंक्रीज होगा तो हम लोग डेबिट एंट्री से उसे रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी डिक्रीज होगा तो हम लोग क्रेडिट एंट्री से उसे रिकॉर्ड करेंगे। अगेन इफ यू फील कंफर्टेबल विद व्हाट गोज आउट व्हाट कम्स इन, गो अहेड विद दैट वन, आई डोंट केयर एट ऑल, ठीक है। बट आप अपने साथ ज्यादती करोगे, फ्यूचर में जाके कहीं पे आपको फील होगा कि भाई ये तो कम्स आउट गोज इन वाली बातें ही नहीं है, ये नई चीजें आ चुकी हैं, ठीक है। जहाँ पे ना गोज आउट ना कम्स इन हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज जरूर हो रहा होगा, लेकिन कम्स इन गोज आउट नहीं हो रहा, स्टिल एंट्री बन रही है, तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो फिर वहां पे पागल हो जाओगे, तो इससे बेहतर है अपने आप को पहले ही करेक्ट कर लो। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट्स
से रिकॉर्ड करते हैं, जब भी डिक्रीज होता है क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं। और याद रखना लेजर में या ट्रायल बैलेंस में हमेशा एसेट्स का बैलेंस डेबिट होगा। ओनली देयर इज 0.001% चांस कि यू हैव इन ट्रायल बैलेंस, आप ट्रायल बैलेंस में आपका जो एसेट है वो क्रेडिट साइड पे आ रहा हो, वो कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से होता है, लेकिन नॉर्मली दैट इज नॉट हैपनिंग। 99.9% चांसेस में एसेट का बैलेंस डेबिट साइड पे ही आता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास आ गया लायबिलिटी। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम लोग क्रेडिट से रिकॉर्ड करते हैं, जब डिक्रीज होती है तो हम लोग डेबिट से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसका बैलेंस हमेशा हमेशा क्रेडिट आएगा। क्या आएगा? क्रेडिट आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारे पास आ जाती है इक्विटी। आप लोगों ने शायद इसे पढ़ा हो कैपिटल के नाम से। कैपिटल इज पार्ट ऑफ इक्विटी। कैपिटल इज पार्ट ऑफ इक्विटी। ओनर्स इक्विटी। अच्छा, याद अब एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, हम लोग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए। ठीक है, बिजनेसेस के लिए, हम लोगों के लिए, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए अकाउंटिंग नहीं सीख रहे। क्यों? एक खाली करियाने वाला आपको कितने रुपए दे देगा? 10,000 रुपए दे देगा, 15,000 दे देगा। ये हम मल्टीनेशनल्स के लिए अकाउंटेंट बन रहे हैं, हम करियाने स्टोर के लिए नहीं बन रहे। हम लोग बसों में, मंडियों में काम करने के लिए अकाउंटेंट नहीं बन रहे। तो अपना लेवल बढ़ाओ। ठीक है, सो इक्विटी भी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट से रिकॉर्ड होगी, जब डिक्रीज होगी तो डेबिट से होगी, और बैलेंस इसका हमेशा क्रेडिट आएगा। फिर क्या होगा? फिर आपकी जो रेवेन्यू है, ठीक है, आपके जो रेवेन्यू है, जब रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट से, जब डिक्रीज होंगे तो डेबिट से, और इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट। और इसी तरह जो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है वो जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट, जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, और इसका बैलेंस जो है वो हमेशा डेबिट। ये तावीज़ है अकाउंटिंग का, ये आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक तावीज़ ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, और इसमें मैं स्टैरिक भी लगा देता हूँ। स्टैरिक वो है जो हमें डेबिट क्रेडिट के रूल बता रहा है, और जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी देख लो, हम लोगों ने सिर्फ 2 बातें की हैं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग एंड रिकॉर्ड, यहाँ पे बात किया, अभी तीसरी बात नहीं हम लोगों ने की। तो हम लोगों का तकरीबन लेक्चर पूरा कंप्लीट होता जा रहा है। अच्छा, तीसरा क्या होता है जी? आप कौन बताएगा? थर्ड क्या होता है रिकॉर्डिंग के बाद? क्लासिफिकेशन। वेरी गुड, क्लासिफिकेशन। आपको इंटरप्रेटिंग बड़ी सख्त आई हुई है ना? इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग। स्टार्टिंग से इंटरप्रिटेशन बोल रहे हो, समराइजिंग। मैं दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। मुझे ये कौन बताएगा क्लासिफिकेशन और समराइजिंग कैसे करते हैं? Who will tell me क्लासिफिकेशन और समराइजिंग कैसे होती है रिकॉर्डिंग के बाद? सर जी, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ये चीजें अलग-अलग करते हैं सर, अलग। हाँ, तो वो कैसे करते हैं? कहाँ पे करते हैं वो? लेजर में सर। लेजर में, शाबाश। लेजर एंड टी अकाउंट्स। ठीक है, लेजर्स हो गए, टी अकाउंट्स हो गए, टी अकाउंट हो गया, या अल्टीमेटली जो समराइज आ गया वो आ गया ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब मैं ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे पास, मैं इसको ला रहा हूँ ट्रायल बैलेंस को, कि ये एडजस्टेड नॉन एडजस्टेड दोनों है। इसके बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं? जब ट्रायल बैलेंस भी बन जाता है तो हम लोग प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ
हिस्टोरिकल of historical past data और ये किसके लिए हम लोग करते हैं? फॉर एक्सटर्नल यूजर्स, सो फॉर देयर डिसीजन मेकिंग। ये हमारे पास अकाउंटिंग की डेफिनेशन पूरी हो गई। अब सवाल आया, ये जो प्रेजेंटेशन होती है ये कैसे होती है, ये क्या होता है? सर जिसने बैलेंस शीट बनाते हैं वो प्रेजेंट करती है कि एक अकाउंटिंग साइकिल के बाद प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। बहुत अच्छी बात, यू आर नियर, बट दिस बैलेंस शीट इज नॉट द कंप्लीट आंसर। सर फाइनल अकाउंट जितने भी इसमें शामिल होते हैं। बेटा ठीक है, अगेन आपकी बात ठीक है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स जो हैं, अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड। अब देखें, कोई भी कंपनी अपने अकाउंट्स प्रेजेंट नहीं करती, वो स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है। अब मैंने आपको हिंट दे दिया है, स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करती है। वो स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होंगी? उस स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं? एक इनकम स्टेटमेंट होती है और एक प्रॉफिट एंड लॉस होती है स्टेटमेंट। मैं इसको कह देता हूं प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, बस मैं अभी इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, ठीक है? और इसके साथ मैं 2 स्टैटिक लगा देता हूं, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन करना है आपको 2 स्टैटिक को, ठीक है? अब हमारे पास एक स्टैटिक वाले तो हो गए एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो एलिमेंट्स जिनसे मिलके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। दूसरा हमारे पास आ गया, यहाँ पे एक और लगाते हैं जी, इंसर्ट जब भी बात होती है, यहाँ पे 2 स्टैटिक लगा देता हूं मैं, और फाइनेंशियल सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी हम लोग बात करते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि देयर विल बी अ सेट। चलो मैं इसको बल्कि पहले लिखता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। It is a set of following statements. Is a set of following statements, और वो following statements कौन कौन सी हैं? वो set of following statements कौन कौन सी हैं? वो पहली स्टेटमेंट है, आपने ही मुझे बताया, इनकम स्टेटमेंट। क्या मैंने किसी के नाम से सुना, किसी के मुंह से सुना था अभी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कुछ सुना था करके? कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रहा था जी। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट में क्या फर्क है? सर उसमें से इनकम स्टेटमेंट में से हम अपने जो से रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं, और मेरे ख्याल में सेम ही है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? अब पहले पुराने नामों से कर लेता हूँ। एक तो स्टेटमेंट, अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हम लोगों ने बात क्या की? हम लोगों ने बात की है क्लासिफिकेशन करके प्रेजेंटेशन करनी है, और प्रेजेंटेशन कैसे करनी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सबसे पहले बन गई इनकम स्टेटमेंट, दूसरी कौन सी आएगी? बैलेंस शीट। ये आप लोगों ने मुझे बताया, बल्कि बैलेंस शीट से भी पहले एक और स्टेटमेंट बनती है जिसे हम लोग कहते हैं इक्विटी स्टेटमेंट। शायद आपने इसे रिटेन्ड अर्निंग, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के नाम से पढ़ा हुआ हो। तो रिटेन्ड अर्निंग जो है दैट इज पार्ट ऑफ इक्विटी स्टेटमेंट, ठीक है? वो इक्विटी स्टेटमेंट का पार्ट है। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप डील कर रहे हैं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, तो उसमें फिर इक्विटी नहीं होती, उसमें फिर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग होती है। अच्छा, तीसरी स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। चौथी स्टेटमेंट हमारे पास होती है कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट।
पांचवी स्टेटमेंट हमारे पास होती है नोट। स्टेटमेंट्स नहीं होती, ये नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है? चलो अभी कर देता हूँ। देखो जब हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं प्रेजेंट करने के लिए, तो हर चीज हम लोग, फॉर एग्जांपल अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं और इनकम स्टेटमेंट में सेल्स आती है, ठीक है? अब एक कंपनी है जो मल्टीनेशनल कंपनी है, उसकी अमेरिका में भी ब्रांच है, अमेरिका की डिफरेंट उसमें ब्रांच है, डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांच है, यूएई में डिफरेंट स्टेट्स में ब्रांच है, हर स्टेट में, फॉर एग्जांपल दुबई में उसके 10 ब्रांचेज हैं। अब हर ब्रांच से रेवेन्यू आ रहा है। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए हम लोग ऐसे तो नहीं लिख सकते रेवेन्यू फ्रॉम रासल हैमा, रेवेन्यू फ्रॉम फुजैरा, रेवेन्यू फ्रॉम ब्ला, रेवेन्यू फ्रॉम ए, रेवेन्यू फ्रॉम बी करके उनको सारों को ऐड करें। नहीं, हम लोग एक फिगर लिखते हैं सेल्स रेवेन्यू की, वन फिगर विल बी राइटिंग ओवर देयर, ठीक है? जब हम लोग एक फिगर लिखेंगे वहां पे, लेकिन जो डिसीजन मेकर है, जिन्होंने यूज करनी है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनको तो चाहिए ना, उनको पता लगना चाहिए कि कहाँ से कितनी इनकम आई। तो व्हाट यू डू, आप नोट्स टू द अकाउंट्स में, जो नोट्स बनते हैं एंड पे अकाउंट से रिलेटेड, इन स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ नोट्स बनते हैं, आप उन नोट्स में एक्सप्लेन कर देते हो कि कहाँ से कितने रेवेन्यू आए, और उनको टोटल करके इनकम स्टेटमेंट में एक फिगर लिखते हो, और फिगर के साथ एक नोट नंबर लिख देते हो कि नोट नंबर 1। अगर किसी को डिटेल देखनी है तो जाओ नोट नंबर 1 में जाकर देख लो। तो ये नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, ठीक है? ये मैंने ये वाला जानबूझ के हाली छोड़ा है, ये इसलिए हाली छोड़ा है कि 2015 के बाद, 2015 के बाद आपकी ये जो ये स्टेटमेंट्स हैं, इनके नाम चेंज हो चुके हैं दुनिया पूरी में। यस, दे अलाउ, जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं, दे अलाउ अकाउंटेंट्स टू यूज द सेम नेम, बट बेटर है कंटेम्पररी नेम यूज किए जाए। दिस इज व्हाट दे स्टेट। What are the new names? New names are statement of profit and loss. इसका नया नाम है statement of equity. इसका नया नाम है statement of financial position. इसका नया नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और नोट्स टू द अकाउंट्स को नोट्स टू द अकाउंट्स ही कहते हैं। ओके जी, विद दिस थिंग आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो हम लोग अपना एंड करते हैं मीटिंग को। इसी मीटिंग लिंक को हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ इसकी, ताकि रह जाए, और इसी मीटिंग को दोबारा जिसने लीव करना हुआ